सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम टेल्स ऑफ वर्डिंग वर्ड के लेटेस्ट एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना का बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि इतनी सारी सीरीज लाइन में लगी है, इतना सारा काम पेंडिंग है और जिन्हें करते करते भाई रात हो गई थी बहुत। बस फिर क्या, कान के पास अलार्म बजता रहा और मैं कटती रही। बट फिगर आउट यार, वीडियो इतना कमाल का है, आई मीन एपिसोड इतना कमाल का होने वाला है ना कि तुम्हें देख के स्वाद आ जाएगा। चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसका मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे एम्परर हैं, यानी कि इटर्नल पीस के एम्परर, इनका सामना यहाँ पे दाओइस्ट मास्टर और ओल्ड रूलर से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एम्परर तो बहुत बखूबी के साथ इनका सामना कर रहे थे। इस दौरान यहाँ पे अपना जो किनमो है वो भी पहुंच चुका था, लेकिन तब तक एम्परर ने दोनों को ही निपटाने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग में सबसे पहले एम्परर जो कि अपनी तलवार को निकाल लेता है, यहाँ पर गोल्डन कलर के बड़े बड़े ड्रैगन हमें नजर आते हैं जो कि यहाँ पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहे थे। दाओइस्ट मास्टर ये देखते साथ ही कहने लगता है कि योर मैजेस्टी अब हमारी हद से बाहर निकल रहे हैं, ये तो झूठ को सच बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं और जिसके बाद ये एक ट्रू गॉड भी बन जाएंगे। लेकिन अब जबकि डिवाइन ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका है तो इस लाइफ टाइम में तो ये चांस आपको कभी नहीं मिलने वाला कि आप वाकई में एक ट्रू गॉड बन पाओ। अब ये सारी बातें कहने के बाद जो दाओ मास्टर है वो अपनी स्वॉर्ड को ड्रैग करता है और यहाँ पर जो 14 राइटिंग दाओ स्वॉर्ड है ना, उसकी हाफ टेक्निक को ही अपनी पूरी लाइफ टाइम में अब तक मास्टर कर पाया है, तो उनको एक साथ यूज करता है। और वो नहीं यूज करते हुए कहने लगता है कि आज आपको रोकने के लिए ना मैं हर हद तक जाऊंगा और मैं इस इनकम्प्लीट फॉर्म को भी यूज करूंगा, देखूंगा कि आखिर आपकी ताकत कितनी है। अब यहाँ पे यीन और यांग का सिंबल भी बनने लगता है और जिसके अंदर से काफी अमाउंट में जो स्वॉर्ड थी ना वो सीधा एम्परर की ओर बढ़ती है। लेकिन एम्परर किसी लाइटनिंग की तरह मूव करते हुए हर एक स्वॉर्ड से बचते हुए यहाँ पे स्कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस दौरान काफी सारी स्वॉर्ड्स उसके ऊपर लगातार हमला करती रहती हैं। अब यहाँ पे 14 मूव्स में से जो स्टार्टिंग के 1 2 3 मूव्स थे जहाँ पहले स्वॉर्ड निकलती है तो वो उन्हें स्ले कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स भी आते हैं, वो उन्हें भी निपटा चुका था। और ऐसे ही फिर थर्ड मूव फोर्थ मूव एक एक करके आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्परर की सटक जाती है और यहाँ अपने ड्रैगन ब्लेड के जरिए से उस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को ही जैसे लपेट लेता है। अगले पल यहाँ पे एम्परर जैसे ही अपना कमांड देता है ना तो वो पूरी तरीके से अपनी पावर की मदद से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते इवन के दाओइस्ट मास्टर भी यहाँ से इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर को रोक पाना इसके बस की बात तो नहीं थी। लेकिन जहाँ पे दाओइस्ट मास्टर पॉज लेता है वहीं पर जो ओल्ड रूलर है वो शुरू हो जाता है। आते साथ ही एक जाइंट सा पाम अटैक उसके ऊपर कर देता है और ये असल में 10x पाम अटैक था, जहाँ पे ओल्ड रूलर का जाइंट सा जो मैनिफेस्टेशन था ना वो एक साथ अपने 10 पाम अटैक की पावर को एक में फ्यूज करते हुए एम्परर के ऊपर हमला करता है। लेकिन एम्परर अब अपनी 9 ड्रैगन वेन्स की पावर का यूज करता है और यहाँ उसका ड्रैगन जैसे इसे टकराता है ना तो यहाँ पर एक ह्यूज सा क्लैश क्रिएट होता है। और तभी यहाँ पे ओल्ड रूलर कहने लगता है कि योर मैजेस्टी आपने इंपीरियल सिटी में कल्टिवेट किया, आपके पास 9 ड्रैगन वेन्स मौजूद है और अगर आपको मौका दिया जाए ना तो आगे चलकर आप एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिटी को भी हासिल कर सकते हो, इवन कि आपकी कल्टीवेशन हेवन एंड अर्थ तक को भी शेक कर सकती है। सही मायने में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का टाइटल किसी को दिया जाए तो उसके लिए आप सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। और अगर हमारे हाईएस्ट रियलम ऑफ रूलाई के महायामा सूत्रा को आप परफॉर्म करें ना तो फिर तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और आज मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड भी फील कर रहा हूँ कि मैं योर मैजेस्टी के 9 ड्रैगन मोनार्च टेक्निक को फेस करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने 10x पाम को भी अनलीश कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर महायामा सूत्रा की जो अल्टीमेट टेक्निक है उसे वो अनलीश करने लगता है। कहता है कि देखते हैं कि इसके जरिए से मैं आपके 9 ड्रैगन ट्रू मोनार्च टेक्निक को कैसे फेस कर पाता हूँ। अब तभी यहाँ पे भाई उसके पाम के ऊपर पाम दिखने लगता है और ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काफी सारे पीछे कतारों में बहुत सी बॉडीज है जो कि उसे पीछे से बैकअप दे रही थी। इवन कि यहाँ पे जितना ज्यादा फिगर उसे नजर आता है एम्परर के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। इवन कि यहाँ पे उसकी आंखों से खून तक निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। और तभी यहाँ पे भाई महायामा सूत्रा का जो अल्टीमेट फॉर्म है ना, जिसके पीछे पूरा का पूरा द ग्रेट थंडरक्लेफ मोनास्ट्री पड़ा हुआ है और जिसे कि आगे चलकर ग्रैंडपा मावे इनहेरिट करने वाले थे, आज हमें यहाँ पे इसकी ट्रू पावर को दिखाया जाता है कि आखिर ये क्या बवाल चीज है। अब यहाँ पे हमें रूलाई के महायामा सूत्रा का 360 लुक भी दिखाया जाता है और इसके जो 20 हेवेंस लेयर्स थे ना भाई वो क्या कमाल के लग रहे थे। यहाँ पे एम्परर की हालत भी बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। वो जानता है कि दाओ मास्टर के वो 14 मूव्स और यहाँ पे रूलाई का महायामा सूत्रा, सच में इन दोनों ने पूरी मेरी फील्डिंग सेट करके रख दी है। यहाँ पे एम्परर के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन पड़ रहा था ना कि उससे मतलब एक पल के लिए भी ठीक से फोकस नहीं किया जा रहा था। उसकी हड्डी पसलियां टूटने की आवाजें आ रही थी और वो दर्द के मारे चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्लाता नहीं। वही पीछे से जो दाओ मास्टर है ना वो यहाँ पे अपने इनकम्प्लीट फॉर्म को वापस से यूज करने लगता है। वही अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक के जो ट्रू फॉर्म है उसका आधा जैसे कि उसने अब तक मास्टर किया है उसको भी वो अनलीश कर देता है। यहाँ पे एम्परर की सांसें थम जाती है। वो भी जानता है कि अगर ये हो गया ना तो फिर मेरा खेल खत्म। सारे के सारे इटर्नल पीस के जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनकी निगाहें ऊपर सेट हो जाती है। पल भर के लिए सब कुछ फ्रीज हो चुका था, बट द मोमेंट जैसे ही अटैक लॉन्च होने वाला था ना अचानक से सभी को कुछ फील होता है। स्पेशली जो यहाँ पर
पर पावरफुल दिग्गज है ना, उनको तो फील हो चुका था कि कोई और भी यहाँ पे आ चुका है। तभी यहाँ ग्रैंडपा माँ ग्रैंडपा ब्लाइंड दोनों हवा में जंप करते हुए मैदान में एंट्री मार लेते हैं। अब यहाँ दाओइस्ट मास्टर और जो ओल्ड रूलाई है, दोनों की निगाहें सीधा उन्हीं के ऊपर चाहती है। और यहाँ दाओइस्ट मास्टर कहने लगता है कि 2 और एक्सपर्ट यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ जैसे इनकी कल्टीवेशन की बात आती है तो रूलाई और जो दाओइस्ट मास्टर है, दोनों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि भाई ये दोनों ही इनके इक्वल है। अब इन दोनों को देखते साथ ही एम्पर कहने लगता है कि ये वॉर पहले 2 वर्सेस 1 था, तो क्या अब ये 2 वर्सेस 3 होने वाला है। अब ओल्ड रूलाई जैसे अपने डिसाइपल को देखता है ना, तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहने लगता है कि जरा देखो तो कुछ पुराने लोग भी यहाँ पे आए हैं। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि माफ करना, और आप तो इतनी जल्दी वहाँ से निकल गए यार कि हमें तो थैंक्स कहने का मौका तक नहीं मिला। पर हाँ, यहाँ पे कुछ और भी है जिसके लिए हम आए हैं। जिसपे ओल्ड रूलाई कहने लगता है कि डिसाइपल और फेलो दाओइस्ट ब्लाइंड, क्या आप बता सकते हैं मेहरबानी करके कि आखिर आप दोनों यहाँ पर किस लिए आए हैं? ऐसी क्या चीज है कि जिसने आपको यहाँ खींच लिया? इसमें तो भाई ग्रैंडपा माँ मुंह फेर लेते हैं, वो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी को देखा है? हम उसकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो स्वॉर्ड मास्टर है वो कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर ग्रैंडपा ब्लाइंड के साथ ना इसकी अलग ही कुछ ग्रजेस हैं। अब उसकी बात सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी को ढूंढने आया हूँ, ऐसी खूबसूरत सी लेडी कि जिसे देख कर ना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएं, जिसकी एक झलक पाने के लिए तुम तरस जाओगे। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी लोग ना एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तब तभी वो और भी ज्यादा फ्लैशी वे में कहने लगते हैं कि लेकिन ये जितनी ज्यादा खूबसूरत है ना, उसके अंदर एक इतना ही बड़ा डेविल छुपा हुआ है, और वो जो डेविल है ना, वो उसके प्यार में इस हद तक पागल हो चुका है कि वो उसको पाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। उसकी हर एक चीज को वो अपना बनाना चाहता है। तो उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि वो उस खूबसूरत सी लेडी की बॉडी को ही अपना बना लेगा, और उसकी साजिश से और उसके इस प्लानिंग को तोड़ने के लिए हम उस लेडी को द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री में लेके गए, ताकि ओल्ड रूलाई उसको ट्रीट कर सके और इस चीज से उसे छुटकारा दिला पाए। अब उसकी बात सुनकर ग्रैंडपा माँ कहने लगता है कि यार मुद्दे पे आओ। जिस पे ग्रैंडपा ब्लाइंड अपनी लाठी को यहाँ पे रखते हुए कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर हेवनली डेविल कल्ट की जो फॉर्मर कल्ट मिस्ट्रेस है उसे ढूंढने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड बताने लगते हैं कि रूलाई और जो बाकी सारे उसके लोग हैं ना, उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसी के चलते वो यहाँ से भाग गई। जिस पे ओल्ड रूलाई कहने लगता है कि माफ करना, मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरलेस था, शायद इसी के लिए मैं उसे रोक नहीं पाया और मैं अपने काम को अच्छे से अंजाम भी नहीं दे पाया। अब ये सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगता है कि हाँ, एक तो तुम अपना टास्क अच्छे से नहीं कर पाए और यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम है कि तुम एम्परर को मारने के लिए आ जाओ। वाह। अब दाओइस्ट मास्टर तभी पूछने लगते हैं कि आखिर ये दोनों है तो है कौन? तभी ओल्ड रूलाई बताने लगता है कि ये मेरा एल्डेस्ट डिसाइपल और उसके साथ में जो बंदा खड़ा है वो फेमस स्पेयर गॉड है। ये सुनकर तो दाओइस्ट मास्टर के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लेफ्ट कमांड जनरल है वो यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करती है, और यहाँ पे ग्रैंडपा ब्लाइंड और जो ग्रैंडपा माँ है उन्हें बताने लगती है कि असल में जो हमारे कल्ट मास्टर हैं उनके ऑर्डर पर ही हम यहाँ पर एम्परर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये सुनकर ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि ये ऑर्डर्स तुम्हें किन ने दिए, हमने थोड़ी, और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि यार एक एम्परर मारा जाता है तो दूसरे से रिप्लेस कर दो। ये सुनकर तो भाई जो यहाँ पे बाकी सारे लोग थे ना, वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मतलब अच्छा तो ये लोग अब इस बैटल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि पर यार अगर अचानक से रातों रात एम्परर को कुछ हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड क्योटिक हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, जिसका मतलब और भी जाने जा सकती है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर कहने लगता है कि वैसे एम्परर एक बात बताओ, क्या तुमने कल्ट मिस्ट्रेस को देखा है? जिस पे वो बताने लगता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। अब ये सुनकर वो कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने उसे नहीं देखा, वरना अगर तुम उसे देख लेते तो तुम्हारे नेशन के साथ साथ तुम्हारी फैमिली तक को वो डिस्ट्रॉय करके रख देती। जिसके बाद एम्परर इन दोनों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड और जो माँ है वो कहने लगते हैं कि नहीं, हमें इस बैटल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से ग्रैनी सी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे इन्हें जाता हुआ देखकर दाओइस्ट मास्टर तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन यहाँ इनकी जो औरत थी ना, जिन जिन लोगों को फील होती है वो समझ आते कि भाई कि अच्छा हुआ कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ टिक जाते ना तो सबकी हालत खराब हो जाती। वही दूसरी तरफ किन्यू जो कि अपने ड्रैगन क्लेन के ऊपर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक से अपना ड्रैगन क्लेन वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि सीधा जमीन पे छा गिरता है, कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना बॉस, मैं अब ज्यादा नहीं भाग सकता। अब किन्यू सीधा उतर जाता है और यहाँ उसे कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था तुम बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए मोटे हो गए और अब तुमसे भागा भी नहीं जाता। तभी यहाँ किन्यू आगे जाता है और कहने लगता है कि शायद यहाँ से टेलीपोर्टेशन टेक्निक काम कर जाए। ये कहते हुए वो जैसे अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करने वाला था, सडनली यहाँ से ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा ब्लाइंड गुजरते हैं। अब उन्हें देखते साथ ही किन्यू उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों भी गुजरते हुए उसे फील कर लेते हैं और इमीडिएटली उसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपने दोनों ग्रैंड पास को देखकर वो खुश हो जाता है। तभी उसके दोनों ग्रैंड पास कहने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगता है कि चलो अच्छा यार, मेरी आंखें इतनी तेज है, वरना माँ को कुछ कहाँ नजर आता है, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और यहाँ पे आ गया। ये कहते हुए वो सीधा ड्रैगन क्लेन के ऊपर बैठ जाता है, जो बेचारा ऑलरेडी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट था। तभी वो पूछने लगते हैं कि आखिर तुम थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से कब निकले और यहाँ पे कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और वहाँ से निकाल दिया? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ग्रैंड पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसे कि हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि रूलाई और बाकी सभी लोग मिलकर एम्परर को मारना चाहते हैं। जिस पर एम्परर कहने लगता है कि हाँ, अभी अभी हम वहीं से गुजर रहे हैं, हमने सब कुछ देखा और वैसे भी हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्परर अगर गुजर जाएगा तो दूसरा
एम्पर आ जाएगा। अब ग्रैंडपा ब्लाइंड भी उसे समझाते हुए कहने लगता है कि किन्मो, तुम्हें हमेशा अपने गोल को क्लियर रखना होगा, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस वक्त सबसे पहले ली थियानचिन को हमें पकड़ना है। ग्रैनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने ग्रैनी की बॉडी को कब्जा कर लिया ना तो ये वाकई में रियल कैटास्ट्रॉफी होगा। जिस पे वो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, ग्रैनी बिल्कुल सही सलामत है, तो उन्हें ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और वो बिल्कुल सही सलामत है, तो आप दोनों फिक्र मत कीजिए। अब ये सुनते साथ ही ना वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या। जिस पे किन्मो बताता है कि हाँ, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, और फिर वो उदासी के साथ कहता है कि असल में ग्रैनी ग्रेट रूल्स में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे डर है कहीं इसके चक्कर में पूरे के पूरे ग्रेट रूल्स को वो डिस्ट्रॉय ना कर दे और कहीं हमारी जान खतरे में ना आ जाए, इसीलिए वो हमसे दूर है। अब ये सुनकर ये दोनों भी उदास थे कि आखिर हम करे तो करे क्या। लेकिन तभी किन्मो कहने लगता है कि पर प्लीज ग्रैंडपा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं एम्परर को रेस्क्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला इनफ नहीं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? अब ये सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम मदद करें उस एम्परर को बचाने के लिए? जिसपे किन्मो अपना सर हमें नोट करते हुए कहने लगता है कि प्लीज। जिसपे जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है वो बताने लगते हैं कि पर ये काम इतना भी इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जो ओल्ड रोलाई और जो दाओइस्ट मास्टर है वो दोनों साथ में हाथ मिला चुके हैं और एक साथ यहाँ पे एम्परर को निपटाने के लिए आए हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कि ये हमारे अकेले का काम तो नहीं होने वाला। इवन कि अगर यहाँ पे इटर्नल पीस का इंपीरियल एडवाइजर भी आ जाए तो शायद वो भी हेल्पलेस साबित हो जाए इनके आगे। अब ये सुनकर किन्मो हैरान था और कहने लगता है कि क्या वहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर नहीं है? जिस पे वो दोनों कहने लगते हैं कि भाई हमने तो वहाँ नहीं देखा उसे। अब ये सुनकर ना किन्मो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए एम्परर ऐसे नहीं मर सकते, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड बताने लगते हैं कि वैसे तुम्हारा जो कल्ट है ना वो भी वहाँ पे मौजूद है, और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो फिर वो लोग बहुत ही दर्दनाक मौत के साथ मारे जाएंगे। जिस पे वो कहने लगता है कि मेरे कल्ट के एक्सपर्ट्स क्या फिक्र मत कीजिए, वो लोग जैसे ही मामला बिगड़ता हुआ देखेंगे तो वहाँ से एस्केप कर जाएंगे और टेलीपोर्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे वो इन सब के सामने ना अपना ड्रामा करना शुरू कर देता है और दोनों ग्रैंडपास के कंधे में हाथ डालते हुए कहने लगता है कि प्लीज मेरे दोनों ग्रैंडपास जाइए और जाके मेरे लिए एम्परर को बचा लीजिए, क्योंकि अगर एम्परर को कुछ हो गया, वो मारे गए, तो फिर वो सारे सेक्टर वापस से आ जाएंगे। वो लोग अपने फोर्सेस को ज्वाइन करते हुए हम पे हमला करेंगे और उनका सबसे पहला टारगेट हेवनली डेविल कल्ट होगा और उसका कल्ट मास्टर यानी कि मैं जानता हूँ कि आप लोग ये नहीं चाहोगे कि हर कोई मुझे रोज हंट करता हुआ फिरे और मैं यहाँ पे दर दर भटकता रहूँ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि वैसे रूलाई अभी बूढ़ा है और दाओ मास्टर भी बूढ़ा है, इतना तो मैं जानता हूँ कि वो लोग ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रुको, हम तुम्हारे लिए इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। और वैसे भी अब जबकि ग्रैनी सी के बारे में हमें सब कुछ पता है तो फिर हमें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस यहीं रुको और इंतजार करो, हम उसकी हड्डियों को उठा के लाते हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे वो जिंदा चाहिए। जिस पे वो कहने लगते हैं जाते हुए जिस हिसाब से ये बैटल चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों जिंदा बचेंगे, तो हम बस उसकी हड्डियां उठा नहीं जा रहे हैं। ये कहते हुए दोनों हंसने लगते हैं और फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्परर अकेले अभी भी पूरी तरीके से डटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड रोलाई थे उसे इस बात की फिक्र थी कि अभी तक एम्परर को बचाने के लिए यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर नहीं आया है, आखिर वो कर क्या रहा है। लेकिन तभी दोनों यहाँ एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, इस चीज को निपटाने के बाद हमें दूर भी जाना है। जिसके बाद अब यहाँ ओल्ड रोलाई इमीडिएटली अपने उस प्याले को लेकर ना सीधा एम्परर की तरफ फेंक के मारते हैं और तभी एम्परर जो कि खून की उल्टियां करते हुए नीचे की ओर जा गिरता है। तो वहीं दूसरी तरफ दाओइस्ट मास्टर भी अपने डोमेन के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हुआ था और वो आते साथ ही उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड के जरिए से हमला कर देता है। यहाँ पे जो दाओइस्ट मास्टर और जो एम्परर है ना, इनके बीच जबरदस्त बैटल चल रही थी, लेकिन इस दौरान यहाँ पे ओल्ड रोलाई भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और तभी वो एम्परर के ऊपर काफी क्लोज रेंज से क्लोज कॉम्बैट कर रहा था और इस दौरान यहाँ पर इनके बीच काफी तगड़ी वाली हाथापाई भी हो जाती है। और इसी दौरान जब एम्परर थोड़ा थोड़ा फाइट बैक कर पा रहा था, अगले ही पल यहाँ पे वो उसके पेट पे एक जोर का मुक्का मार के इसे दूर लेटा देता है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो अपनी ड्रैगन मोनार्च की टेक्निक का यूज करने वाला था ना, यहाँ पे दाओइस्ट मास्टर आते साथ ही उसके ऊपर धावा बोल देते हैं। उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा हमला हो जाता है, जिसके चलते उसकी टेक्निक वहीं पे स्टॉप हो जाती है। और भाई इतनी बेरहमी के साथ वो स्लैश अटैक करता है ना एम्परर के ऊपर कि यहाँ पर एम्परर दर्द के मारे चीख उठता है। यहाँ पे इतने सारे स्वॉर्ड से हमला करने के बाद वो सीधा उसके शरीर के आर पार भी उसे कर देता है, जिसके चलते एम्परर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने वाली थी, लेकिन यहाँ वो मार के इसे दूर फेंक देता है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही एम्परर जैसे तैसे खुद को संभालने वाला था, तभी यहाँ ओल्ड रूलाई आकर उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एम्परर इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड को ड्रैग करता है, लेकिन वो तो उसकी तलवार को पकड़ते साथ ही भाई उसे मरोड़ते हुए उसे और ज्यादा गर्म कर देता है। पूरी की पूरी तलवार को मतलब बिल्कुल ऐसे 360 डिग्री वो मोड़ चुका था। यहाँ पे तलवार इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि एम्परर का ग्रिप छूट जाता है और जैसे ग्रिप छूटता है अगले ही पल एक मुक्का सीधा उसके जबड़े पे लैंड होता है, जैसे कि ओल्ड रूलाई ने चला था। यहाँ पे एम्परर का जबड़ा तोड़ने के बाद वो अपने कटोरे को लेकर ना सीधा हवा में जंप करता है और रूलाई जिसके बाद वो यहाँ पर एक काफी तगड़ा वाला पाम अटैक कर देता है, जिसके नीचे अकेला अपना ये चरमराता हुआ जो एम्परर था ये मौजूद था। वो अपने मॉडल बॉडी के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक के बाद एक 2 3 4 5 6 और ऐसे बड़े बड़े पाम अटैक्स एक के बाद एक उसके ऊपर लगातार गिरने लगते हैं, जिसके चलते उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब यहाँ पे एम्परर को देखकर जनरल्स कमांडर सारे उन्हें कहने लगते कि और मैजेस्टी क्या आप ठीक है, लेकिन अगले ही पल एम्परर के पैर जमीन में धंस जाते हैं और ये बिल्कुल ना जमीन पे इसको ऐसे मसल के रख देते हैं। एब्सोल्यूट मसलना जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल चपटा कर देना, बिल्कुल वैसा करते हैं। लेकिन देखने
वाली बात ये थी गाइस कि एम्परर अभी भी जिंदा था। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पैर की हड्डियां बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन ये दोनों जानते थे कि ये बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे दाओइस्ट मास्टर अपनी स्वॉर्ड को ड्राई करते हुए उसके जाइंट से मैनिफेस्टेशन से सीधा एम्परर के ऊपर हमला कर देते हैं। और जैसे ही द मोमेंट वो एम्परर को हिट करने वाला था, सडनली एक फ्लाइंग स्वॉर्ड आते साथ ही उस वेपन से टकराती है और उसका रुख मोड़ देती है, जो कि सीधा ओल्ड रूलाई से टकराने वाली थी। रूलाई यहाँ पे अपने बैरियर से खुद को बचा लेता है और तभी यहाँ पे जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है वो आते साथ ही अपने स्टिक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि रूलाई की कल्टीवेशन ग्रैंडपा ब्लाइंड से ज्यादा थी तो वो यहाँ पर उसे दूर फेंक देते हैं। और यहाँ खुद ग्रैंडपा ब्लाइंड भी उसकी कल्टीवेशन की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे तो ज्यादा है लेकिन जो विलेज चीफ है ना उससे एक बाल भर कम है। यहाँ पे ये बात कर रहे थे तब तक यहाँ पे ग्रैंडपा मान जो एम्परर है उसको लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब तभी जैसे ही सभी लोग देख पाते हैं कि यहाँ से एम्परर गायब है तो समझ चुके हैं कि वो लोग यहाँ से ले जा चुके हैं। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा श्योर थे भाई उसके जो मेरेडियंस है और जो उसके डिवाइन ट्रेजर्स है सब कुछ तो हमने शैटर्ड कर दिया है, तो बस उसके शरीर में ना इस वक्त हड्डी और जान ही बची है और कब तक जिंदा रहता है ये हम भी देखते हैं। अब वही दूसरी तरफ हम किन्मो को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा और एम्परर का इंतजार कर रहा था। उसे टेंशन हो रही थी लेकिन यहाँ पे ड्रैगन किलिन खर्राटे मार रहा था। तभी अचानक से एम्परर की बॉडी सीधा उसके ऊपर आ गिरती है जिसके चलते वो डर जाता है। और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा ब्लाइंड उससे कहने लगता है कि देखो किन्मो, हम उस कॉप्स को ले आए जिसे कि तुम चाहते थे। सुनकर किन्मो बहुत ज्यादा डर जाता है, इमीडिएटली एम्परर को चेक करने लगता है। यार लिटरली एम्परर की हालत देखो और किस सिचुएशन में बेचारा लेटा हुआ है यहाँ पे। तभी किन्मो उनके नर्व चेक करते हुए राहत की सांस लेता और कहता है कि ये जिंदा है। और जैसे ही अपने डिवाइन सेंस से वो चेक करता है तो वो देख पाता है कि उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा वर्स है और इवन की उनकी जो की और जो ब्लड है वो भी काफी तेजी से फेड हो रही है। इन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा नहीं तो बहुत देर हो सकती है। और उसके डिवाइन ट्रेजर की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो लगातार हर बीतते सेकंड के साथ दुगनी स्पीड से कोलैप्स करता जा रहा है। यहाँ पे किन्मो समझ जाता है कि अगर जल्द से जल्द इन्हें नहीं बचाया गया तो जो हेवनली कल्ट किंग लो थे ना इनकी हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। यहाँ पे तभी किन्मो अपना काम करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि हमारे पास 2 घंटे से भी कम का वक्त है। जिसके बाद यहाँ पे किन्मो अपने हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक का यूज करता है जिसके जरिए से वो उसकी जो सोल है और जो उनकी स्पिरिट है ना उसे उनकी बॉडी के अंदर ही वो समेट के रखना चाहता है ताकि यहाँ पे उसे काम करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। और एग्जैक्टली ऐसा करने में वो थोड़ी देर के लिए कामयाबी हो जाता है। उसके दोनों ग्रैंडपास पीछे से ये सारा नजारा देख रहे थे लेकिन किन्मो एक बात अच्छे से जानता है कि जो उनके डिवाइन ट्रेजर के अंदर जो एनर्जी है वो किसी भी वक्त यहाँ पे इरप्ट हो सकती है। तो वो इमीडिएटली ड्रैगन क्लिन के ऊपर उसे बिठाते हुए यहाँ से सीधा ग्रैनी के घर की ओर ले जाने लगता है और यहाँ पे अपने ग्रैंडपास को बताने लगता है कि हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। जिसके बाद एक बार वहाँ पर ले जाकर इसे सप्रेस करने के बाद हमें कोई ना कोई ऐसा ठोस रास्ता निकालना ही होगा कि हम उनके डिवाइन ट्रेजर्स को सील कर पाए। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है वो कहने लगते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कोई प्लान मौजूद है, तो चलो फिर तुम्हारे ग्रैंडपास ही पीछे क्यों रहेंगे। जिसके बाद वो ग्रैंडपा माँ से सवाल करता है और कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम क्या सोचते हो कि हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वैसे भी यहाँ पर चुपचाप बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये कहते हुए अब दोनों यहाँ से ना थोड़ा दूर जाने लगते हैं ताकि यहाँ पे इनके पीछे अगर कोई आए ना तो वो लोग इन्हें हैंडल कर पाए। इस दौरान यहाँ पे एम्परर को लेकर किन्मो यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और इस दौरान वो उन्हें बीच बीच में कुछ पिल्स और जो मेडिसिन है वो देते रहता है और मन में यही कहता है कि एम्परर अभी भी काफी ज्यादा यंग है, उनके पास अभी भी 2 से 3 सेंचुरीज है कि वो जी सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लेकिन इतने वर्स इंजरीज के साथ वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के रह गए हैं और उनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 साल है। अब तभी यहाँ पे एम्परर को धीरे धीरे होश आने लगता है और जैसे ही वो किन्मो को देखता है ना तो कहने लगता है कि अच्छा तो ये पैलेस ग्रैंड मास्टर है जिसने कि मुझे बचाया। हाँ, अब चलते चलते वो सीधा ग्रैनी सी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही ग्रैनी सी एम्परर को देखती है ना तो वो देखकर कहने लगती है कि किन्मो अब तो मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एम्परर को मार के खुद एम्परर बनने के फिराक में हो। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तुम तो कल ही दुनिया में आए हो और ये सब करना शुरू कर दिया तुमने। पर मैं समझ सकती हूँ क्योंकि एम्परर के पास 300 से ज्यादा ब्यूटीज मौजूद है जो कि मरते दम तक तुम्हें एंटरटेन करती रहेंगी, क्यों है ना। जिस पे किन्मो कहने लगता है कि ग्रैनी ये सब वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। और तभी वो यहाँ पे एम्परर की सिचुएशन दिखाता है। तभी यहाँ वो बताने लगता है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी है और जो रूलाई और दाओ मास्टर ने कोशिश की है ना इनकी बॉडी और सोल को डिस्ट्रॉय करने की वो बहुत ही ज्यादा घातक है और अब ये और ज्यादा फैलता जा रहा है। इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। प्लीज एम्परर के डिवाइन ट्रेजर्स को सील करने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये कहते हुए यहाँ से वो जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं कुछ मेडिसिन और हर्ब्स को बाय करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक प्लीज इनकी सोल को शैटर्ड होने मत देना। तभी यहाँ पे किन्मो जाने लगता है लेकिन ग्रैनी बताने लगती है कि हाँ वो सब मैं समझ गई लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा और अंधेरा होने से पहले, वरना अगर एक बार ली चैंतिंग जाग गया ना तो फिर उसका मैं नहीं कह सकती। हो सकता है कि शायद वो खुद इसे मार कर अगला एम्परर बन जाए। अब किन्मो तो चला जाता है लेकिन जो एम्परर है वो ये सारी बातें सुन चुका था और मन में सवाल करता है कि आखिर ग्रैंड मास्टर की ये मिस्टीरियस ग्रैनी आखिर कैसी कल्टीवेटर है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, जो कि स्पेल्स में इतनी ज्यादा स्किल्ड है। और ली शांतिंग ये तो फॉर्मर कल्ट मास्टर है ना, तो आखिर वो कैसे जिंदा हो सकता है। मैंने तो यही सुना था कि वो मारा जा चुका है। अब धीरे धीरे करके इसकी आंखें खुलने लगती है और तभी ग्रैनी सी इसके सामने आ चुकी थी जो कि यहाँ पर सर से लेकर पैर तक इसे ऑब्जर्व कर रही थी। अब यहाँ पे एम्परर इस हद तक वीक हो चुका था कि वो ज्यादा देर तक अपनी आंखें खोल
के नहीं रख सकता। लेकिन वो जैसे तैसे करके जैसे पूछने वाला था कि आखिर तुम हो कौन, तभी यहाँ पे वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और यहाँ पे ग्रैनी अपना काम शुरू करने के लिए तैयार थी। अब गाइस इसी सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले हमने एक बहुत ही कमाल की सीरीज को अपलोड किया है जो गाइस वे ऑफ चॉइस से कनेक्टेड है और उसी के वर्ल्ड से बिलोंग करती है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना और चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।